बच्चों अब यहाँ पे आपको खुद सेल्फ बताने के लिए रेडी होना है और मैं बना दूँ। ये है और ये है, और यहाँ पे ये दो मैग्नेट है। ये वाला पोल है नॉर्थ पोल, ये वाला पोल है साउथ पोल, ये वाला है नॉर्थ पोल। यहाँ साउथ है और यहाँ पे नॉर्थ है। यहाँ पे साउथ है, नॉर्थ है, साउथ है और नॉर्थ है। अब मैं जब एरो लगाऊं तो आप ज़रूर वैल्यू बताएं। इधर मैग्नेटिक मोमेंट होगा, इधर मैग्नेटिक मोमेंट होगा, इधर मैग्नेटिक मोमेंट होगा, इधर मैग्नेटिक मोमेंट होगा। ये दो केस आपको दिख रहा है। यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू लिख लेता हूँ, m1 है, और बच्चों यहाँ पे m2 है, और वही बात यहाँ पे भी है, m1 और m2 है। सबसे इम्पॉर्टेंट अब ये होगा कि इन दोनों मैग्नेट के बीच का सेपरेशन क्या है। इन दोनों मैग्नेट के बीच का सेपरेशन क्या है, मान लो r है, और यहाँ पर भी मान लो r है, r है। अब आपको एक काम करना है, ये तो मैंने फिगर तो बना ही दिया। अब बच्चों आपको जो काम करना है वो सुन लो। आपको अपने कॉपी में जैसे एक मैंने एग्जाम्पल लेके डिस्कस किया है ना, ऐसे ही सब लोग यहाँ पे F लिखिएगा पहले, फिर टार्क लिखिएगा और फिर पोटेंशियल एनर्जी लिखिएगा। अब ये अपने से अपने कॉपी में फिल कर लो आप, और फिर हम जब दोबारा से लिखने लगेंगे तो बताना जो जो आपने लिखा होगा। तो ये फोर्स, टार्क और पोटेंशियल एनर्जी, ये 3 पॉइंट आपको यहाँ बताना है। चलो लिखा जाना चाहिए। अब यहाँ से शुरू करते हैं। फोर्स का मान आपको निकालना है। तो फोर्स में आप लोग को जो कॉन्सेप्ट है वो ये लिखा है, m2 d/dr इंटू b1, और इसके आगे मैं लिखा करता था cos थीटा। अब थीटा यहाँ पे कितना है, 90। थीटा किसके बीच का एंगल है, फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट। अब देखो इसका जो फील्ड अगर आप यहाँ निकालोगे तो इसका फील्ड इधर काम करेगा, b1 इधर काम करेगा और m2 इधर है। तो दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90। ये इधर फील्ड क्यों हुआ, क्योंकि आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल में पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि अगर वो ट्रांसवर्स पोजीशन है जिसे हम ब्रॉड ऑन लिखते हैं, तो उसमें मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे एंटी पैरेलल होगा, वहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एंटी पैरेलल था। ये बात याद आ रहा है, इलेक्ट्रिक में पढ़ा है। तो बच्चों उसी जैसे यहाँ भी है। तो अगर थीटा 90 हो गया तो ये तो बेकार हो गया, 0 हो गया। तो फोर्स 0 हो गया, लेकिन टार्क की वैल्यू हमें मिलेगा। टार्क हमें क्या लिखना है, टार्क टाउ बराबर लिखना है m2 b1, और साइन आता है इसमें साइन 90। तो बच्चों m2 तो ठीक लिखा, b1 का मान क्या होगा, μ0/4 पाई। जब एक्सियल होगा तो वहाँ पे 2m आएगा, और जब ट्रांसवर्स होगा तो वहाँ पे 2m नहीं आता, केवल m आता है। वहाँ पे 2p से p हो गया था, याद आ रहा है। तो बताओ फिर यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, m1/r³। ये टार्क हो गया। अब आपको पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या लिखोगे, माइनस m2 b1 और cos थीटा माने 90 बराबर 0 हो गया। समझ आया। अब बच्चों इसी तरह से आप इधर बताना शुरू करेंगे, जो मैं पूछूंगा बताना। आप एक बात बताना,
यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? पैरेलल होगा मैग्नेटिक मोमेंट की, एंटी पैरेलल होगा। एंटी पैरेलल होगा तो इधर की तरफ क्या होगा? B1। अब M2 और B1 के बीच का एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। सही है। अब अगर 180 डिग्री है तो यहाँ पे आप लिखोगे, आपको याद होगा उधर मैंने डिस्कस किया था, डिफ्रेंशिएट भी करके लिख सकते हो। चलो आज इसी में लिख देते हैं। हाँ बोलो बच्चों, मैं इसी में लिखूँगा M2 के बाद d/dr। अब B1 का मान अगर आप बता सके तो बता दें। यहाँ पे B1 का मान बता दीजिए। अरे डाइपोल पढ़े थे, इलेक्ट्रिक डाइपोल, वहाँ से कंपेयर करो और जल्दी से बताओ। उसमें 1/4πε0 आता था, तो यहाँ पे क्या आएगा? μ0/4π। वहाँ पे 2p नहीं आता था, यहाँ पे केवल p आता था, तो p/r³। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? m1/r³। और साथ साथ cos थीटा, तो cos थीटा की जगह क्या लिखा जाएगा? cos पाई। cos पाई का मान -1 है। और 1/r³ का डिफ्रेंशिएशन -3/r⁴ होगा। तो बच्चों इसकी वैल्यू हो गया माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा 3m1 m2। μ0 भी तो रहेगा ना, μ0/4π और r⁴। यहाँ पे प्लस साइन आएगा। वैसे भी समझ रहे थे कि साउथ के साथ सामने साउथ है, अगर दोनों एक ही टाइप के पोल हैं तो रिपल्सन होगा। रिपल्सन में माइनस वैसे भी नहीं आता। अगर हम वैल्यू लिख के देखना चाहें तो लिख के देख सकते हैं। अब आप लोग बच्चों टार्क का वैल्यू अगर आप बता सको तो जल्दी से बता दो। क्या आएगा फार्मूले में? अगर लिखेंगे तो m2 होगा, B1 होगा, साइन। अब m2 और B1 के बीच का एंगल 180 है, इसलिए 0 होगा, इसलिए 0 होगा। अब इसके बाद नंबर आता है पोटेंशियल एनर्जी का। अब पोटेंशियल एनर्जी में लिखोगे -m2 B1 cos 180, तो प्लस m2 B1 होगा ना, m2 B1 प्लस होगा। अब m2 और B1 में B1 का मान रख लो μ0/4π m1 m2/r³। बच्चों यहाँ पे u का मान आ गया। ये दोनों B1 का मान इसमें होगा μ0/4π m/r³ और m2 से मल्टीप्लाई हो गया, ये वैल्यू आ गया। पॉजिटिव आ रहा है तो कौन सा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल कि अनस्टेबल? ये अनस्टेबल है। ओके, आपको इतनी सब क्लियर हो गई बात। तो चलिए बच्चों यहाँ से आगे जाते हैं। ये मैंने एक मैग्नेटिक मोमेंट आया और उसको जगह जगह यूज़ करा दिया। बाद में जब मैग्नेटिक मटेरियल हम पढ़ने लगेंगे तो वहाँ पे इसका कुछ डिवाइस है, जैसे मैग्नेटोमीटर कैसे बना, वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर क्या है, ये सब उस समय एक्सप्लेन करेंगे। अभी आपको बस इतना ही थोड़ा कंपेयर कराना था, वो हो गया। अब आगे आ जाइए, आगे बढ़िए। बच्चों अब हम अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट हमें निकालना है करंट इनटू एरिया से। अब आपके साथ आपके लिए कुछ एग्जाम्पल लेके तब आगे जाना होगा। एग्जाम्पल देखें आप।
बच्चों यहाँ पे ये दो प्लेन है, जैसा आपको ये दिख रहा है, और इसका जो फिगर है वो जैसे लैपटॉप ओपन हो उसी तरह का यहाँ पे दिख रहा है, वही मान लो लैपटॉप वाला ही केस है। इधर मैग्नेटिक फील्ड, इधर हम एक्स एक्सिस दिखा रहे हैं, इधर वाई एक्सिस दिखा रहे हैं, इधर हम जेड दिखा रहे हैं। अब इसमें करंट फ्लो कर रही है, करंट ऐसे फ्लो कर रही है, ऐसे करंट फ्लो कर रही है। करंट कितनी फ्लो कर रही है? आई करंट फ्लो कर रही है। इसका डायमेंशन यहाँ पे एल है और ये डायमेंशन ये बी है, तो यहाँ पर भी एल होगा और यहाँ पर बी होगा। सभी जगह आप लिखो या ना लिखो, अब ये समझ भी लो कि सब एक ही जैसी सिचुएशन है। बच्चों ऐसे है। अब आपसे इसमें केवल एक ही बात पूछा जाएगा कि मैग्नेटिक मोमेंट कितना है। क्या पूछा गया? मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू। करंट का डायरेक्शन दिखाया जा रहा है। बच्चों आपको बताना है मैग्नेटिक मोमेंट, एक बार वेक्टर में बता देना और एक बार मैग्नीट्यूड बता देना। अब मैग्नेटिक मोमेंट किधर है, वो डायरेक्शन पता जब होगा तभी तो वेक्टर में बना पाओगे। एक बार फिजिकली समझ लो कि ये जो प्लेन है हमारा बोर्ड, ये एक्स माने इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है, और इधर जिधर आप बैठे हैं इधर जेड एक्सिस है। मतलब इधर की तरफ के कैप होगा, इधर की तरफ आई कैप होगा और ऊपर की तरफ जे कैप होगा। आपने ये पढ़ा है कि मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल होगा कि एंटी पैरेलल होगा। मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में होगा। अब अगर इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रही है तो पहले तो मैग्नेटिक मोमेंट होने के लिए क्लोज लूप होना चाहिए। लूप तो क्लोज है, लेकिन ये एक्स वाई प्लेन में है और ये एक्स जेड प्लेन में है, दोनों प्लेन अलग अलग है। वो किस प्लेन में है? एक्स वाई, और ये किस प्लेन में है? एक्स जेड। इधर एक्स है और इधर जो टेढ़ा निकला हुआ बाहर जेड है। तो लूप क्लोज होना चाहिए और अपने प्लेन में ही क्लोज होना चाहिए। मैंने क्या बोला कि लूप क्लोज होना चाहिए और अपने ही प्लेन में क्लोज होना चाहिए। अगर एक्स वाई प्लेन में ही क्लोज होना चाहिए तो क्या एक्स वाई प्लेन में क्लोज है? और अगर क्लोज नहीं है तब फिर बोल रहे हैं तब अच्छा है, सवाल नहीं लगाना पड़ेगा। नहीं, सवाल तो लगाना पड़ेगा। अब आपको प्लेन में क्लोज तो नहीं है, तो बच्चों आपको सवाल लगाने के लिए क्लोज तो बनाना पड़ेगा। और जब क्लोज आप बना दोगे तो लोग ऑब्जेक्शन करेगा कि जो नहीं था उसे तूने क्यों कर दिया। बोलो कोई टेंशन नहीं है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नहीं है तो उसे हम मान लेते हैं और मानी हुई चीज़ को समझ लेते हैं, मन खुश हो जाता है, लेकिन रियल में तो कुछ था नहीं। ऐसे यहाँ भी है, रियल में करंट तो फ्लो नहीं कर रहा है, लेकिन हमने मान लिया कि ऐसे करंट आई होगी। तो लोग बोले इधर कहाँ जा रही है, तो बोला ये इधर वाली भी इधर जा रही होगी, तो दोनों कैंसिल हो के फिर तो जीरो हो गया। बताइए जीरो हो गया कि नहीं? यहाँ पे कोई करंट फ्लो कर रही है क्या? लेकिन हमने जब इसे लूप को क्लोज कर लिया तो हमारा सवाल लग जाएगा। अब मैग्नेटिक मोमेंट किधर होगा? जिधर मैग्नेटिक फील्ड होगा इधर, और इधर माने के कैप, एक्स वाई का परपेंडिकुलर जेड एक्सिस, जेड एक्सिस माने के कैप। इसमें एक्स जेड का परपेंडिकुलर, एक्स जेड का परपेंडिकुलर वाई होगा, वाई माने जे होगा। अब बच्चों इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा करंट इनटू एरिया, करंट कितनी है? आई। करंट इनटू एरिया करनी है तो करंट आई और एरिया एल बी है, तो इसको आप लिखोगे आई इंटू एल बी और डायरेक्शन क्या लिखोगे? के का। प्लस इधर वाले का बताना आई इंटू एल बी और डायरेक्शन क्या लिखोगे? जी का। अब आप चाहो तो आई एल बी को बाहर ले लो और यहाँ पे
बच्चों जे कैप प्लस के कैप लिख लो बस। अगर मैग्नीट्यूड पूछा है तो ये मॉड एम हो गया। मैग्नीट्यूड अगर एक्टर वेक्टर नहीं लगा है तो हम मैग्नीट्यूड ही समझते हैं, यही एम है। और इसकी वैल्यू हो जाएगी ILB और रूट के अंदर 1+1 तो √2I × LB, ये आंसर हो गया। बच्चों लोग समझ नहीं पाए क्या? तो एक सवाल मैं आपको दे दूं, आप लगा लें, तब फिर थोड़ा और इधर उधर की बात करें। हटाओ इसे। मैग्नेटिक मोमेंट आप निकाल रहे हैं और इसका आसान सा कॉन्सेप्ट चल रहा है करंट इनटू एरिया। एरिया क्लोज लूप का और उसमें करंट फ्लो कर रही होगी, उसे से मल्टीप्लाई कर देना। हो गया। चलो एक सवाल और करके कॉन्फिडेंस गेन करके फिर थोड़ा आगे जाना होगा हम लोगों को। बच्चों देखो ये 3 एक्सिस है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। देखो ये सभी 90 डिग्री है। अब ये 3 डायमेंशन है, हम कैसे इसको दिखाएं, पर आप जानते हैं कि कोई भी 2 एक्सिस को लोगे तो उसके बीच 90 डिग्री होगा। अब इसके बीच में भी 90 है, यहाँ भी 90 है, यहाँ भी 90 है। इसका रेडियस है R, वही R रेडियस, वही R रेडियस। इसमें बच्चों करंट फ्लो कर रही है I। अब देखो इस लूप को आप देख लो, और पूछा जा रहा है कि मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर के फॉर्म में और फिर उसका मैग्नीट्यूड। अब मैग्नेटिक मोमेंट निकालनी है आपको तो करंट इनटू लूप, क्लोज लूप लेना पड़ेगा, उसी का एरिया। तो आपको मैं 30-35 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, आप ट्राई करके आंसर देखिए कि क्या आपको आ पाएगा। आ गया? ठीक। देखो सबसे पहले 3 लूप आपको बनाने पड़ेंगे, क्योंकि 3 प्लेन है। कितने प्लेन है? 3। लूप कितने होंगे? 3, क्योंकि लूप एक ही प्लेन में बनाना पड़ेगा। एरिया लेते हैं 2 डायमेंशन है, तो आपको एक प्लेन में एक लूप रखना पड़ेगा। बोर्ड पे देखिए मैं बना रहा हूँ। अब बच्चों ऐसे आप समझो, ये लूप ऐसे क्लोज हो गया। सवाल तो बनाए थे ना? हाँ सवाल बनाए थे, तो बिगाड़ रहा हूँ मैं। अब हो सकता है कि आपको ना दिख रहा हो सही से, दिखाता हूँ, सही से दिखाता हूँ। ये 3 लूप हो गए। अब इसमें करंट कैसे फ्लो करेगी? ये करंट आई, ये गई। बताइए बच्चों, एक लूप क्लोज हो गया, एक लूप क्लोज हो गया, ये पहला वाला लूप हो गया। अब दूसरे वाले में ये करंट आ रही है, ये इधर लौट रही है,
और फिर ये चली जा रही है। ये दूसरा लूप हो गया। इसके बाद ये करंट ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है। ये तीसरा लूप हो गया। अब यहाँ पे 3 लूप है, यहाँ पे 3 लूप है। और अब आपको मैग्नेटिक मोमेंट अगर लिखनी है तो मैग्नेटिक मोमेंट लिखने का तरीका है भाई, पहले को भी लिखो, दूसरे को भी लिखो वेक्टर में, और तीसरे को भी लिखो वेक्टर में। पहले वाले को अगर हम लिखेंगे तो करंट इनटू एरिया, तो आप लिखोगे आई के साथ एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर का बाई 4, क्योंकि पूरा अगर 360 डिग्री होता तो पाई आर स्क्वायर होता। ये तो 90 डिग्री है ना, तो 1/4 हुआ कि नहीं, पाई आर स्क्वायर बाई 4। और डायरेक्शन किधर होगा, एक्स वाई का परपेंडिकुलर, जेड माने के कैप, तो ये पहले वाले में के कैप आ गया। दूसरे वाले में आई इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 4 ही होगा। और बच्चों ये दूसरा वाला प्लेन कौन सा है, वाई जेड। अगर वाई जेड है तो उसका परपेंडिकुलर एक्स माने आई कैप होगा। अब आई कैप होगा तो देख लो, आई कैप एक बार फील कर लो। ऐसे करंट ऐसे आ रहा है तो अंगूठा इधर जा रहा है, तो आई कैप में कौन सा है, प्लस आई कैप है, तो यहाँ पे आई कैप हो गया। बच्चों तीसरा वाला अब आप लोग अपने आप शोर मचा के बता सकते हो। आप बताओ क्या होगा, क्योंकि ये वाला प्लेन है एक्स जेड, और एक्स जेड का परपेंडिकुलर वाई एक्सिस होगा, जे कैप होगा। और अगर ऐसे करंट फ्लो कर रही तो थंब ऊपर जा रहा, तो जे कैप हो गया। अब ये जे कैप हो गया। अब ये मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू अगर मान लो वेक्टर में पूछे तो आप ऐसे लिख सकते हो, छोटा करके लिख सकते हो, आई इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 4 आई कैप, जे कैप और के कैप। इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना है मार्डियम, तो आई इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 4 और रूट के अंदर क्या हो जाएगा 3। बच्चों मैग्नेटिक मोमेंट समझ आया। अब ये मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेशन करनी है तो आप अगर क्लासिकल है तो एम बराबर कैसे निकालेंगे, पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ। और अगर इलेक्ट्रो है तो करंट में मल्टीप्लाई कर देना एरिया। इसके अलावा तीसरा होगा तो वो मेंटल डिसेबल होगा जो दिया होगा। 2 ही तरह का केस होगा, दोनों 1 बाई 1 हम देख रहे हैं। और एक सवाल आपको दे रहे हैं लगाने के लिए। अब एक क्वेश्चन, ये लूप है और इसको इस तरह से बनाया जा रहा है। ये सेंटर है, रेडियस ए है, और ये यहाँ तक रेडियस बी है। करंट ऐसे फ्लो कर रही है। ये करंट ऐसे फ्लो कर रही है। टोटल नंबर ऑफ टर्न कैपिटल एन है। टोटल नंबर ऑफ टर्न कैपिटल एन है। करंट इसमें आई फ्लो कर रही है। करंट कहीं पे भी दिखा दो, ऐसे दिखा दो, आई फ्लो कर रही है। तो बच्चों आपसे पूछा है कि बताओ इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। अगर एक लूप होता तो आई इंटू पाई आर स्क्वायर कर देते। अगर उसी रेडियस का 1000 लूप होता तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देते। पर एक ही रेडियस का लूप नहीं है, हर लूप का रेडियस अलग अलग है। इसलिए अब आपको लगाना है मैग्नेटिक मोमेंट क्या है,
इसकी वैल्यू। तो सवाल आप लिख लीजिए पहले, फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट, और तब लगाइए। बच्चों लोग मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है मेरे को। देखो इसमें क्या चीज़ बदल रहा है, आप देखिए इसमें कोई चीज़ बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। क्या बदल रहा है? रेडियस। और अगर रेडियस बदल रहा है तो एरिया बदल रहा है। बोलो, अगर रेडियस बदल रहा है तो एरिया बदल रहा है कि नहीं? अगर एरिया बदल रहा है तो मैग्नेटिक मोमेंट भी बदल रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट में एरिया ही आता है। और अगर बदल रहा है तो आप समझ जाते हैं कि आपका फेवरेट टॉपिक आ चुका है। बिना इंटीग्रेशन के तो आप इसे लगा नहीं सकते, आपको अब इंटीग्रेशन तो करना ही पड़ेगा। चलो इंटीग्रेशन करना है, करेंगे। सबसे पहला काम है सॉल्यूशन में, ये जो कुल टर्न n है वो कुल टर्न n बिखरा हुआ है, A से B के बीच में बिखरा हुआ है। सारे टर्न तो n है, लेकिन सारे टर्न के अलग अलग या इक्वल रेडियस के हैं क्या? अलग अलग रेडियस के हैं। तो फिर वो टर्न कितने दूरी में है? तो हम यहाँ पे सबसे पहला कैलकुलेशन होगा नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट विड्थ निकालो। नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट विड्थ निकालो। तो बच्चों नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट विड्थ, अरे कोई नोटेशन दे दो, लेमडा दे दो, तो क्या हो जाएगा? n/b माइनस। अगर यूनिट विड्थ है तो इतना टर्न होगा। अब जितना विड्थ लेना उसी से इसमें मल्टीप्लाई कर देना, तो कुल टर्न उसमें कितना है पता चल जाएगा। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, पहला काम तो ये कर लिया। अब दूसरा काम क्या करेंगे बता रहा हूँ। दूसरा काम ये है कि आप एक इसी तरह का स्ट्रिप ले लेना। बच्चों मान लो कि मैंने एक स्ट्रिप ले लिया और इस स्ट्रिप का रेडियस है x है और इसकी विड्थ कितनी हो गई? dx हो गई। रेडियस x हो गई और विड्थ कितनी हो गई? dx हो गई। और अब आपको मैग्नेटिक मोमेंट लिखनी है। तो मैग्नेटिक मोमेंट अगर हम लिखेंगे तो स्ट्रिप विड्थ छोटा सा लिया है, तो m की बजाय हमें क्या लिखना है? di लिखना है। और di बराबर होगा इफेक्टिव करंट इनटू एरिया। तो एरिया तो पाई एक्स स्क्वायर होगा। एरिया कितना होगा? पाई एक्स स्क्वायर, और उसके पहले इफेक्टिव करंट है। तो इफेक्टिव करंट क्या होगा? अगर एक लूप है तो I, और 1000 लूप है तो 1000 I। कितना I बोला? 1000 लूप तो 1000 I। अब यहाँ पता लगाओ कितना लूप तो उतना I। कितना लूप? एक यूनिट विड्थ में कितना टर्न है? n/b माइनस a। तो dx विड्थ में कितना होगा? n/b माइनस a इंटू dx। इतना लूप हो गया, और एक लूप में करंट आई तो 1000 लूप में 1000 आई, तो इतना लूप में इतना आई। समझ गया कितना आई? इतना इंटू आई। ये इफेक्टिव करंट हो गया। पहले आप उसमें टर्न पता कर लो उस विड्थ में, और हर टर्न की करंट आई है तो उतने टर्न का इंटू आई कर दो। बच्चों ये लिखना समझ आया कि नहीं?
मेन यही है ना कि लिखना लिखा जाए आपको, तो फिर इसके आगे तो अपने आप आ जाता है। तो यहाँ पे अब इससे आगे जाना है मेरे को। अब क्या करोगे, m बराबर n पाई ni अपान b माइनस ए एक्स स्क्वायर डी एक्स। लिमिट a से स्टार्ट होकर कहाँ तक गया था, b तक। बच्चों a से b तक का इंटीग्रेशन करना है। आप इंटीग्रेशन ज़रा बताना मेरे को। पाई ni अपान 3 b माइनस ए, ये बाई 3 क्यों होगा, एक्स क्यूब बाई 3 होगा। तो एक्स क्यूब बाई 3 का तो 3 यहाँ आ गया, अभी एक्स क्यूब है। एक्स क्यूब माने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हो गया। जब आप छोटे छोटे क्लास में थे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला पढ़े थे। आज उसका ज़रूरत हो गया चेक करने का कि याद है कि छोटे क्लास बीत गया, सब फार्मूला भी भूल गया। बच्चों उसको लगाना मेरे को लिखना है। m बराबर क्या लिखोगे, पाई ni अपान 3 b माइनस ए, बी क्यूब माइनस ए क्यूब का मतलब b माइनस ए। यही था क्या? हाँ, याद नहीं है कि याद है? याद है तो यही है। अब आपको मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला मिला, पाई ni अपान 3 और बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर। एक बार कैलकुलेशन देख लेना बच्चों, ये इसका रिजल्ट है। ये क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है, पूछा जाएगा। तो एक छोटा सा मैथमेटिकल अप्रोच तो होना चाहिए आपके साथ कि सेगमेंट बना के फिर लगा के फिर आगे बढ़ें। एक दिन आपको सर्कुलर लूप में भी इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए बताया था।